गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आपका ये हफ्ता यानी सिर्फ आज का दिन नहीं, क्योंकि नए हफ्ते का आगाज है, बड़ा अच्छा गुजरे। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे हमारी तरफ से और हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से भी। कल आपकी सालगिरह थी, कितने साल के हो गए आप? 17.5। अभी 18 के नहीं हुए, इनका आईडी कार्ड अभी नहीं बना। ही 17.5। तो अब अगले साल 18 के हो जाएंगे या फिर 17.6 होंगे? अगले साल जब मनाएंगे तो हम 18 की मनाएंगे। 18 की मनाएंगे, फिर स्वीट 18। अभी स्वीट 17 है। 0.5 भी करें ना, लेकिन लास्ट ईयर 17 की मनाई थी ना। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। नए साल के लिए अब आपने क्योंकि नया साल भी आने लगे और आपकी जिंदगी का भी एक और साल शुरू हो चुका है माशाल्लाह, तो क्या सोचा है आपने कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई चेंज है जो कि लाना चाहते हैं? पिछले 3-4 सालों से हर साल यही सोचता हूँ और यही कहता हूँ कि और फिट रहूंगा। अच्छा, मतलब फिटनेस पे मजीद काम करना है। फिटनेस पे मजीद, बाकी हेल्थ एंड फिटनेस पे। बाकी आप भी बस यू विल जस्ट गो विद द फ्लो। आई एम अ गाय हु गो विद द फ्लो, लेकिन बस हेल्थ एंड फिटनेस पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान है कि हेल्दी रहना है, फिट रहना है। हाँ, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है और ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि अक्सर लोगों को जब आप कहते हैं ना कि जब आप वजन कम कर लें या फिट रहें तो उनको तो शायद हम बॉडी शेम करें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी के नाम अगर रख दें, किसी नामों से आप पुकार रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक बॉडी शेमिंग करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं कि आपने फिट रहना है, क्योंकि वजन कम रखना ही फिटनेस होती है। और सिर्फ कम की बात भी नहीं है सबीन, इट्स अबाउट वेट मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, आपकी अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से। और बड़ी अच्छी बात आपने की थी ना नाश्ते से मुताल्लिक, बादशाहों की तरह नाश्ते पे जब हम बात कर रहे थे। अच्छा जी, हाँ, हम उससे जिक्र कर रहे थे, हमने कहा जी बादशाहों की तरह आप नाश्ता करें। सब ये इस चीज़ पे बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन वो क्यों कहा जाता है कि आप सुबह जब खाना खाते हैं तो जाहिर एक तो ये कि रात पूरी आपने खाना नहीं खाया, तो फिर आप सुबह खाना खाते हैं तो पूरे दिन की एनर्जी होती है कि आपके अंदर एनर्जी, और आप पूरा दिन काम करेंगे तो वो जो कैलोरीज हैं जो आपने बादशाहों की तरह खाई हुई है वो बर्न होगी, कहीं लगानी भी है। अच्छा, वो कहीं लगानी भी है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बादशाहों की तरह नाश्ता कर रहे हैं जी, 2-2, 3-3 पराठे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, हलवा पूड़ियाँ चल रही हैं, कोई मसला, उसके बाद आप सो गए या पूरा दिन बैठने वाला काम कर रहे हैं, तो फिर बादशाहों की तरह नाश्ता मत करें। बड़ी मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। वो आपकी सेहत पर उड़ता है एक बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर सुबह ज्यादा खा रहे हैं तो आप उन कैलोरीज को मेक श्योर करें कि आप उनको बर्न भी करें। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। जरा बताएं तो सही सबीन कि आज पाकिस्तान के बेशतर शहरों का मौसम कैसा रहेगा? बताते हैं आपको जी आज का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 4 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 7 ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 15 ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा पेशावर में कम से कम 5 ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम 0 मतलब और ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। और शुएब, सूरज चमक रहा है हर जगह पे, कोयटा में 0 है। चले, वहाँ पे ठंड है और ठंड ज्यादा है, वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। तो ठंड में ठंड ही होगी ना। मैंने भी यही कहा। क्या चाहते हैं आप? मतलब क्यों लोग कहते हैं ठंड में ठंड होगी? अच्छा, ठंड में ठंड होती है? हाँ, होती है। क्या कराची में है? कराची में नहीं है। नहीं है। कराची में नहीं है। हाँ, कराची में ठंड नहीं है। कराची में नहीं होती, लेकिन कराची वालों को तो लगती है ना, उनके लिए तो है ना। कराची वालों को इस्लामाबाद आके लग सकती है, कराची में रहते हुए नहीं लगती। वहाँ पर भी थोड़ी जैकेट्स और शॉल्स वगैरह वो ले रहे होते हैं, हल्की फुल्की। हम वहाँ पर जाए, अच्छा, तो अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पर एसी चलाने पड़ते हैं या पंखे चलाने पड़ते हैं, एटलीस्ट जैकेट जरूर उतारनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। ज़रा वहाँ पे मौसम थोड़ा चेंज है जी, वहाँ पे विंटर्स आते हैं थोड़े से दिनों के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, जैसे कि हम लाहौर या गिरदनवा की बात करते हैं कि आजकल जिसने उस तरफ को जाना हो या वहाँ से कहीं और जाना हो, वो पहले फोन करता है मोटरवेज पुलिस को और पूछता है क्या मोटरवे खुली है, और अगर जवाब आए कि खुली है तो फिर तो ठीक, और अगर जवाब आए कि मोटरवे फिलहाल नहीं खुली, कब खुलेगी कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक मोटरवे खुलती है क्योंकि हद निगाह कम हो जाती है, और ऐसे में फिर जो मोटरवेज उनको बंद किया जाता है। ना सिर्फ लाहौर के आसपास बल्कि अगर मुल्तान की बात भी हम करें तो M1 यानी पेशावर से बुरहान ट्रैफिक के लिए इस वक्त तक बंद है। M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद है। M4 अब्दुल हकीम से शाम कोट तक ट्रैफिक का दाखिला बंद है। और मोटर पुलिस की तरफ से कहा गया कि गैर ज़रूरी सफ़र से आप गुरेज करें। अगर आपने सफ़र करना है तो पहले कॉल करें। वैसे तो जब आप मैप पर भी अपनी डेस्टिनेशन लिखेंगे तो रास्ता बता देगा कि कहाँ से बंद है, लेकिन आप कॉल करके पूछ लें तो वो फ़ौरन से एक तो अपडेट भी हो रहा होता है उनके पास सिस्टम में कि इस वक्त रास्ता खुल गया या कि नहीं खुला। और अगर रास्ता नहीं खुला तो बजाय इसके वहाँ जाकर ख्वार हो जाएं तो बेहतर थोड़ा इंतज़ार करें। और शॉर्टकट मत ढूंढें।
शॉर्ट कोट मत ढूंढे, शॉर्टकट मतलब ना मत ढूंढे। सुबह सुबह कभी कभी हो जाता है जब आप वीकेंड के बाद आते हो और आप सोए हुए ना हो। ये हो जाता है ज़ाहिर, बिल्कुल ऐसे। चलें जी, अपने एक जबरदस्त प्लेयर की बात करते हैं। क्या शानदार बैटर हैं, साबिक कप्तान बाबर आजम की बात करें। अच्छा, नया रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने, पता नहीं कितने रिकॉर्ड बनाएंगे, थकते भी नहीं रिकॉर्ड बना, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तेज तरीन कितने 13,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं और उन्होंने ये बड़ा संग मील ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दौरान अबूर कर लिया है। बाबर आजम ने 301 इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दिया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड जावेद मियांदाद के पास था, जिन्होंने 305 इनिंग्स में 13,000 रन्स बनाए थे। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ के 322 और इंजमामुल हक ने 352, जबकि यूनुस खान ने 372 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो इसके साथ ही अब बाबर आजम भी पाकिस्तानी बैटर में शामिल हो गए। चलें जी, ये तो बाबर आजम का रिकॉर्ड जिससे मुतालिक आज हमने बात की। एक और मैच, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच था, जो कि पाकिस्तान हार गया है, 15वां टेस्ट मुसलसल पाकिस्तान हारा है। ये जब वहां पर जाते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की कारकर्दगी है, इस पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। और कल हम डिस्कस कर रहे थे सबीन कि ऑस्ट्रेलिया जब खेलता है, स्पेशली जब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, उसकी कोशिश ये होती है कि वो बहुत एक अच्छा खेल खेलें। वहाँ के जो शायकीन है वो भी एक अच्छा खेल खेलने के लिए आते हैं, लेकिन जब मैच इतना खराब हो जाए और आप परफॉर्म तो करें ना। मतलब ये नहीं होता, चले ठीक है हार जीत अपनी जगह पे होती है कि हार गए, क्योंकि जाहिर है एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत काउंट कर रही होती है। 360 रन से तो नहीं ना हारना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब आप इतनी बुरी तरह से हारे और उसके बाद ये बात हो कि आप सवाल भी ना करें, मार्जिन दें, तो कितना मार्जिन दें और कितना ख्याल करें, ये चीज़ मैटर करती है। और हमने हमेशा देखा भी है शुएब कि अगर पाकिस्तानी टीम कभी अगर मतलब ज़्यादातर ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है, बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, और विश के अच्छा परफॉर्म कर ले साथ साथ, लेकिन अगर एक अच्छे मार्जिन से हारती है तो हमेशा उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है कि इस प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप परफॉर्म करके हारते हैं, आप परफॉर्म नहीं करते तो जाहिर है लोग तनकीद भी करेंगे और सवाल भी उठाएंगे, क्योंकि कौम का, आपके मुल्क का पैसा लग रहा है वहाँ पर, सेंटिमेंट्स अटैच हैं। सेंटिमेंट्स अटैच है। क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो वैसे ही लोगों की रग रग में क्रिकेट बसी हुई है, बिल्कुल मैक्सिमम लोगों के। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। कुछ लोग नहीं भी फॉलो कर रहे होते, कुछ लोग फाइन। नाउ चलें जी, बैलेंस्ड। बढ़ते हैं आगे। चित्राल जाना है, दिल तो बहुत है। और चित्राल की भी वादी है कैलाश। अरे वाह, चौमोस फेस्टिवल इस वक्त वहाँ पर हो रहा है। अच्छा, वैसे तो वहाँ का हर फेस्टिवल ही बहुत ही प्यारा होता है, वहाँ के रंग बहुत खूबसूरत हैं। मजहबी त्यौहार चौमोस, इसका आगाज चूंकि वहाँ पर हो चुका है। जब इस त्यौहार की हम बात करते हैं, चूंकि कैलाश की 3 वादियाँ हैं, रंबूर है, बरीर है और बम्बुरेत है। जो ज़्यादातर जो टूरिस्ट जाते हैं बम्बुरेत में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर हैं, होटल ज़्यादा हैं, वहाँ पर रहना आसान है, इसलिए लोग ज़्यादातर बम्बुरेत वादी में जाते हैं। और जिस तरह से वहाँ से मनाजिर आ रहे हैं, अच्छा एक तो बर्फ़बारी, जिस तरह से वेलकम करते हैं विंटर्स को वो, और इस त्यौहार में बॉनफायर का ख़ास एहतमाम होता है और इसमें एक मुकाबला होता है कि कौन ऐसी आग लगाता है वहाँ पर जिसका धुआं ज़्यादा ऊपर तक जाए। और पाइन्स के दरख्तों से, मतलब उसकी लकड़ियों से, उसकी शाखों से आग लगाई जा रही होती है। बिल्कुल। तो त्यौहार के दौरान आपस में प्यार और मोहब्बत बांटते हैं, सब अमन का पैगाम देते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के बारे में बात होती है। अच्छा, इत्तेफाक के लिए फल और सब्जियां, खुश्क मेवाजात, वो भी तकसीम किए जा रहे होते हैं और ये मुनफरिद त्यौहार 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। 15 रोज़ा ये फेस्टिवल है और इसमें बड़ा ही कोई ज़बरदस्त माहौल वहाँ पर होता है। चलें बढ़ते हैं आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। और वीकेंड पे जिसने भी सोशल मीडिया पर देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ देखा हम ब्राइडल कुछोर वीक। क्या रंगीनियां थी वहां पर, और जिस तरह से वहां पर स्टार्स आए हुए थे, जिस तरह वहां पर मॉडल्स थे, जैसे वहां पर फैशन डिजाइनर्स थे, क्या चार चांद लगाए। चूंकि हम लोग वहीं पर मौजूद थे और इस फैशन शो को कवर कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे बहुत से स्टार्स से। हाँ। लेकिन जो हेडलाइन बनी या जिसने बहुत ज्यादा लोगों के दिल जीत लिए इस वॉक में, वो कौन थे? वो थे जी एहसन खान, जिन्होंने ये प्ले कार्ड उन्होंने उठाया था फ़लस्तीन के हवाले से, जिसपे उन्होंने मैसेज भी लिखा हुआ था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिया। हमेशा ये बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आप अपनी इस्तात के मुताबिक वहाँ पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्ले कार्ड उठाया और वहाँ पर अमन की बात की उन्होंने।
बच्चों के हवाले से बात की, फैमिलीज के हवालों से बात की, सिर्फ अपने एक प्ले कार्ड से। और जब एहसन खान आए एज अ शो स्टॉपर, जिस तरह से प्ले कार्ड लेकर आए, लेकिन उसके बाद जब सब मॉडल्स वापस आए, जिसमें हमारी फेवरेट आमना इलियास भी थी, और जब वो सब वापस आए तो ये देखिए कोफिया, ये जो रुमाल है जो फ़लस्तीन की अलामत है, जिस तरह से फ़लस्तीन में जिद्दोजहद की अलामत समझा जाता है इस रुमाल को, तो कोफिया इसको पहन के ये सब मॉडल्स आए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया को दिया। ये इंपॉर्टेंस है एक ऐसे इवेंट की कि जिस इवेंट के थ्रू आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और चूंकि हम वहाँ पर मौजूद थे, फिर हमने बाद में एहसन खान से इससे मुतालिक बात भी की कि किस तरह से ये आवाज़ उठाना ज़रूरी है इन्फ्लुएंसर्स का, एक्टर्स का। क्या रही हमारी गुफ्तगू, आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से, स्पेशली आपकी वॉक, हैट्स ऑफ टू यू कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आपने इतना बड़ा इशू रेस किया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन, हम सबका फ़र्ज़ है कि जहाँ पे भी, कहीं पे, किसी ख़ास खिते या जगह की बात नहीं है, दुनिया भर में, हमारे मुल्क में किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो तो उस पर हम इतना तो कर सकते हैं कि एक जेस्चर दे सकें, आवाज़ उठा सकें, बात फैला सकें, और यही हमारी कोशिश थी आज के शो में। थैंक यू टू हम टीवी, उन्होंने एक ब्राइडल वीडियो वीक पे इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सब लोगों को, सो दैट दे कैन शो देयर अमेजिंग टैलेंट एज वेल एज जहाँ बात करना कोई चाहे तो वो भी कर सकते हैं। नो डाउट एहसन, यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि हर इम्पोर्टेंट इशू पे आवाज़ बुलंद करते हैं। बहुत से ऐसे वीडियोस हम देख रहे हैं आजकल, डेली बेसिस पर देख रहे हैं। आप जरा एज अ फादर, बच्चे कभी सवाल करते हैं एहसन इस इशू पे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आई थिंक बच्चे, बड़े, बूढ़े, एवरीवनस अवेयर। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो मैसेकर, जिसको आप कहते हैं, जो कत्लो गारत और जुल्म हो रही, वो डॉक्यूमेंटेड जो है हमारे पास, ये है इस वक्त जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। सो मैं ये समझता हूँ, बार बार मैं इस बात पे जोर दूंगा कि मैं, हम सब कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। ये खूबसूरत मैसेज एहसन खान की तरफ से जब इनसे बातचीत हुई इनकी वॉक के बाद, वो हमने आपको दिखाया, और साथ साथ हमने और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए वहाँ पर, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से हमारी बातचीत हुई है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके इसी तरह से हम आगे चल के आपको दिखाते भी रहेंगे। कौन कैसा लग रहा था, किसने कैसी वॉक की, और किसने किस डिज़ाइनर को पहना वहाँ पर, और किसने क्या बात की, क्या बात की, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, किसने क्या बात, क्योंकि हमने कोशिश की थोड़ा इवेंट से हट के भी थोड़ी सी गपशप हो, और वो भी हम जरा साथ साथ कवर ज़रूर करें। आमना इलियास की वॉक मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी यहाँ पर, और मैं बात करना चाहूंगी, अगर हम दिखा सकें, if we have that visual, अगर हमारे पास है। अच्छा नहीं, हमारे पास नहीं है, हम आगे चल के इसको जरूर दिखाएंगे साथ साथ। लेकिन आमना, हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक सुपर मॉडल ही रहती है। वनीजा की बात करें हम यहाँ आमना की, तो मॉडल होती है, एक्टर होती है, लेकिन ऑब्वियसली डिजाइनर्स का होता है कि एक स्टार स्टडीड आप हायर करते हैं, और ऑब्वियसली वो आपके अटायर, आपके जितने भी कपड़े होते हैं वो पहन के वॉक जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक सुपर मॉडल के लुक वो नजर आए। चलें जी, आगे चलते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क की बात करते हैं, जिन्होंने इटली और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों पर जोर दिया है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। यानी एक तरफ हम क्या बात करते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर चूंकि ज़्यादा शरह पैदाइश नहीं है, और इसीलिए ख़तरा ये है कि वहां का जो कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकता है। इटली, जापान, फ्रांस, इससे मुतालिक कहा गया है कि अगर वहां पर इस तरह से शरह पैदाइश रहा जो अभी इस वक्त है, जो कि बहुत कम है, तो ख़दशा ये है कि ये ममालिक मज़ीद नहीं रहेंगे। आबादी में कमी से जिस तरीके से तरक्की याफ्ता ममालिक को लाहक मुआशी ख़तरे का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है कि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स हो, तो उन्होंने ये कहा कि इमिग्रेशन से आबादी का वो मसला कभी हल नहीं किया जा सकता जो मुआशी लिहाज से मुस्तहकम ममालिक को दरपेश है। लिहाजा उन्होंने एक मशवरा दिया है उन तमाम हुकूमतों को, उन रहनुमाओं को, उन मुल्कों के लोगों को कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी नस्ल आगे बढ़े। एलॉन मस्क के, अगर हम अपनी उसकी फैमिली की बात करें तो 11 उनके बच्चे हैं, और वो तकरीब में अपने एक बेटे के साथ आए और उसे गोद में उठाकर उन्होंने खिताब किया। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान में इस वक्त क्या है कि वहाँ पर ज़ाहिर है चूँकि शरह पैदाइश कम है, और इसीलिए वहाँ पर कहा गया है, उनकी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अगर आप इस डर या इस खौफ से अपनी आबादी को कम कर रहे हैं या अपनी फैमिली को बड़ा लिमिट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि रिसोर्सेज कम है या पढ़ा नहीं पाएंगे, तो कहते हैं हम जो एजुकेशन भी है, जो हायर एजुकेशन भी है,
उस पर भी हम सपोर्ट करेंगे और इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। मेरा सिर्फ छोटा सा एक सवाल यह है कि जब इतने ही पैसे लगाने हैं, जब इतना इन्वेस्ट करना है, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये कहा जाए कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करें? वो ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, वो ममालिक जहाँ पर शरह पैदाइश ज़्यादा है, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, अगर उन लोगों पर तवज्जो दी जाए, हमारा ह्यूमन रिसोर्स अगर वहाँ पर जाए, हमारा भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है, दुनिया का फ़ायदा है, क्योंकि ज़ाहिर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बड़ा इशू है। अब अगर ऐसे में हम ये सोचेंगे कि नहीं, चूंकि जिस मुल्क में आबादी कम वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑलरेडी जहाँ पर ज़्यादा है वो उससे नहीं निमट पा रहे हैं। अच्छा, वाकई एक दोनों तरफ हमने देखा है कि एक्सट्रीम है, कोई आबादी ज़्यादा होने की बात करता है, कोई आबादी कम होने की बात करता है। अब जाहिर है आबादी जहाँ पर कम है तो ऑब्वियसली वो ममालिक ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस तरह इनके पास भी पैसे हैं लगाने के लिए। बिल्कुल। और जाहिर है अब जिस तरह कह रहे हैं आबादी बढ़े, अगर आबादी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो अभी ये जो मुफ्त तालीम की मैट्रिक के बाद और हायर एजुकेशन की जो बातचीत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वसाइल कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज मैटर करती है। एक और चीज में है जो कि है हेल्थ, एक माँ की सेहत, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप ये कहें कि ज्यादा बच्चों की पैदाइश, तो ये जिस तरह की खुराक है, जैसा लाइफस्टाइल है, एक खातून के लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे और भरपूर जलसे करेंगे। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने केपी में डेरे डाल लिए हैं और अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी कर दिया है। और इस हवाले से मजीद अगर बात करें तो गवर्नर हाउस में उन्होंने JUIFA के वफ़द से मुलाकात भी की है और इतलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और JUIFA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत शुरू हो गई है। अच्छा, अगर हम JUIFA की बात करें, वो नून लीग के साथ भी मुशावरत करते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी करते हैं, तभी कहते हैं तभी कहते हैं कि चाहे नून लीग आए, चाहे पीपल्स पार्टी है, सदर फजल रहमान साहब होंगे, ये बात उनकी तरफ से कही जाती है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या राय रखती है, क्या सोच रही है, इस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपने ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले इलेक्शन पर एक कॉमेंट लेना चाहूँगा। वीकेंड पर ज़रा एक बड़ी बहस होती रही, पहले तो इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे PTI पर जी, PTI सिस्टम को डीरेल कर रही है, PTI चाहती है कि इलेक्शन जो है वो ताखिर का शिकार। पर ज़रा हाई कोर्ट का जो फैसला है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उसी दिन बेंच बना के उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया दरख्वास्त को, फिर कहा गया नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अब ऐसे में एक बात तो जरदारी साहब की तरफ से भी की गई थी कि 8-10 दिन अगर डिले हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। इसी तरह से जो हुकूमत है इस वक्त बुरी, उनके भी कुछ रहनुमा ये बात करते हैं कि अगर डिले हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहरहाल कह चुकी है और बार बार कह चुकी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त कौन सी जमातें ऐसी हैं जो वाकई सिस्टम को डिरेल करना चाहती हैं कि इंतखाबात डिले से हों, आपकी राय में? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सब लोगों का ये ख्याल होता है, PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग वगैरह वगैरह। आपने सवाल की ऐसी कौन सी जमात है जो इलेक्शन को डिरेल करना चाहती है, तो मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का एक जज जिसने पूरा सिस्टम का सत्यानाश कर दिया है, और हम जो है ना उसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। क्या ये लोग जो अपनी चीफ जस्टिस के, यानी अपनी तो छोड़ो, उससे ऊपर अपने जो है, एक तो अपना उसका लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिसने लकीर पत्थर पे लकीर को डिक्लेयर किया है, और हम और आपको ये हिदायत की है कि खबरदार किसी ने शक शोबे की बात की है, अगर किसी ने कोई दिल की भड़ास निकालना हो तो भी टीवी पे ना करे, बीवी से करे। और ये सिर्फ शोहरों के लिए है, खवातीन के लिए तो शायद ये भी नहीं है कि वो अपने शोहरों से बात करे या ना करे। सवाल ये कि उस हाई कोर्ट की जज ने जिस तरह इक़दाम किए, जिस तरह पूरा पाकिस्तान को एक सस्पेंस में, एक स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क करने में किरदार अदा की, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या आर्टिकल 209 के तहत उसकी कार्रवाई होगी? इससे पहले चीफ जस्टिस ये कह चुका है कि पार्लियामेंट वाला कर रहा है जी, और फिर पार्लियामेंट ये अहम पॉइंट है अब्दुल कादिर साहब। लेकिन ज़रा इसमें हम जरूर चाहेंगे कि जो सियासी जमातों का किरदार है उस पर भी आपकी राय लें। लेकिन वहीं पर जरदारी साहब की स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो वो तो कहते हैं कि कोई नहीं, इलेक्शंस डिले भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये दोनों बातों में कितना तजाद है? आखिर पीपल्स पार्टी एक्चुअली क्या चाहती है? इलेक्शन वक्त पर हो या इलेक्शन वक्त पर ना भी हो तो कोई ज्यादा बिग डील नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए।
मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा पिछले महीनों की तरफ चले जाए तो पाकिस्तान में दो ही पार्टी है जो इलेक्शन का मुतालबा करती आ रही, एक पीटीआई और दूसरी पीपल्स पार्टी। हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो? देखिए, आइन की खिलाफ वर्जी तो हो गई है, इलेक्शन तो होना था 6 नवंबर से पहले। चलो 6 नवंबर से पहले, उसके बाद जाके उन्होंने जनवरी की लास्ट डेट दी है, उसके बाद 8 फरवरी दे दी है। तो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कराओ। ये जो बहाने और ये सारी चीज तलाश किए जा रहे हैं, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आफ्टर 10 दिन आप डिले कर दो मगर कराओ। जरदारी साहब का एक्चुअल मतलब ये था कहने का, मुतालबा तो हम ही कर रहे हैं और पीटीआई कर रही है, बाकी नून लीग तो मैदान से भाग रही है। नून लीग तो अभी भी उनका कायद नायल है और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह करनी है, तब जाके अब वो फॉर्म जमा हो रहे परसों से लेके 22 तारीख तक। तो 22 तारीख तक अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो जितने लोग नायल हो चुके उनका केस 7 जनवरी की पहले हफ्ते में रखा है और यहाँ है 22 तारीख लास्ट डेट। तो नवाज शरीफ तो गए, वो तो फॉर्म नहीं जमा कर सकते हैं, वो तो पहले स्टेज पे इनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला है कि वो ताहयात नायल है। अब अगर मुस्लिम लीग नून वाले इलेक्शन एक्ट का हवाला दे रहे हैं तो इलेक्शन एक्ट जो ना उसकी इतनी ताकत नहीं है जो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के बराबर हो जाए। तो और उसको चेंज करने के लिए असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी पिछले हुकूमत में जिसमें हम भी सदारतें नहीं थी, तो लिहाजा मैं ये समझ रहा हूँ कि नून लीग ये चाहती है कि इलेक्शन डिले हो ताकि इनके कायद का रास्ता क्लियर हो जाए। बाकी पीपल्स पार्टी तो पहले अब्दुल कादिर साहब, यानी आपको ये लगता है कि आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए अभी क्लीन चिट नहीं है? आपको लगता है वाकई ये? जी 100%। मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस के और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर एडवोकेट जफरुल्लाह साहब बैठे हुए। कोई भी आप टॉप का वकील मेरे साथ बिठा दे कि वो मुझे इस बात पे कन्विंस कर दे कि नवाज शरीफ आयल है। नवाज शरीफ आयल नहीं है। और अगर जिस तरह से पीएमएलएन तशरीह कर रही है इस सारी सूरत हाल की, उन फैसलों की रोशनी में जो वो कहते हैं क्लीन चिट मिल चुकी है, अब वो इंतखाब भी लड़ेंगे, वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी होंगे, अगर वो इस तरह से करते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी कोई नई पिटीशन दायर करेगी? देखिए, ये पीपल्स पार्टी का या मेरा आपका काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिनके सामने सुप्रीम कोर्ट का वाज़िह फैसला मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब ताहयात नायल है। अब अगर उसके बावजूद वो आंखें बंद करे तो यकीनन कोई ना कोई उसको एतराज करेगा और उसकी अपील दाखिल करेगा। लेकिन कानून के जितने भी तालिब इल्म हैं, आप उसको टीवी बुला ले, मुस्लिम लीग नून की सीनियर लोगों की, ये जो कल तक एलएलबी कर चुके हैं वो तो जरूर ये कहेंगे कि वो अहल है, मगर जो सीनियर लोग हैं वकला, उनको आप बिठा के उससे पूछ दे और मेरी इस बात को दोहरा दे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसकी तशरीह होना बाकी है। जब तक एक जुमला और अब्दुल कादिर साहब, नवाज शरीफ एक जुमला और, इस वक्त पीपल्स पार्टी की क्या ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के अमल से बाहर रहें या बाहर हो जाएं? ये ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की है? पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो इमरान खान साहब के लिए भी नहीं है, पीपल्स पार्टी का किसी भी सियासी पार्टी के लिए नहीं है। हम एक जमहूरी कल्चर रखते हैं, हम चाहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, सबको इंतखाब में हिस्सा दिया जाए, सबको अपने जो निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम तो कभी ये सोच रखते ही नहीं है, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं जिस तरह रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब एक मुजरिम भी थे लंदन में और वहां उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उस बात पे हमें जरूर एतराज है। जाहिर है पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एतराजात उस वक्त से उठाए जा रहे हैं जब से उनकी आमद हुई है नवाज शरीफ साहब की। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, वैसे आपको भी ये लगता है कि जिस तरह का बताया गया था माहौल नवाज शरीफ साहब को कि उनके लिए माहौल इतना खुशगवार होगा, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही परफेक्ट होगा, क्या वो वाकई नहीं है? क्या उनको सब्ज बाग दिखाए गए थे? अब जब वो आए हैं तो सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए, पहले नवाज शरीफ साहब ने एक नारा लगाते थे कि मुझे क्यों निकाला। अब मुझे लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब ये नारा लगाएंगे, मुझे क्यों बुलाया। आपको याद है ख्वाजा आसिफ की, राना सनाउल्लाह की ये बात कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएगा जब जीरो रिस्क होगा। तो जीरो रिस्क उसको नजर है तब आए, वो अदालत को सरेंडर करने के लिए नहीं आया, वो इलेक्शन लड़ने के लिए है। मगर उनकी ये ख्याल शायद किसी वकील ने उसको नहीं बताया, मुखलिस वकील ने, कि बाबा आप अभी नाअहल हो, आप तो एमएनए भी नहीं बन सकते हो, वज़ीर आज़म बने तो दूर की बात है। चल लेट्स सी आने वाले दिनों में फिर क्या माहौल बनता है पीएमएलएन के लिए। अब अब्दुल कादिर साहब, एक मामला और अगर हम देखें इलेक्शन के माहौल में, अगर हम थोड़ा माजी में जाएं 2008 उसके अगर इंतखाबात की हम बात करें तो ज़ाहिर है उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई भी थी,
जो सेंटिमेंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया था पीपल्स पार्टी के लिए। और इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह से भुट्टो साहब का जो की फांसी के मामले में जो अदालती रेफरेंस इस वक्त दायर है कि उनको अदालती कत्ल करार दिया जाए, ऐसे में अगर, और समाअत भी कहा जा रहा है कि डेली बेसिस पर होगी आइंदा आने वाले दिनों में, और ऐसे में अगर अदालत की तरफ से कोई ऐसे रिमार्क्स सामने आते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स सामने आती हैं जिसका बराह रास्त फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हो, तो आपको लगता है कि इस माहौल में इलेक्शन स्ट्रैटेजी में ये बड़ा एक अहम पॉइंट होगा पीपल्स पार्टी के लिए, इस केस की समाअत होना और ऐसे कोई रिमार्क्स आना जो कि साजगार हो पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, एक तो आप उस वकील ने जिसने झूठे मुकदमे में भुट्टो साहब को के खिलाफ चलाया था, कसूरी का, वो खुद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, आपने भी देखा होगा, उसने कहा कि इस केस को इलेक्शन के बाद रखा जाए। उनको भी ये लगा कि इस केस से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। लेकिन मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी, आज भुट्टो साहब को 44-45 साल हो गए हमसे अलग होते हुए, हर साल उनकी बरसी उससे ज्यादा जोश खरोश से मनाई जाती है। आज तो हदलिया भी ये कहती है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, साफत भी कहता है, सियासी पार्टी भी कहते हैं, हमारे कट्टर मुखालिफ भी कहता है शहीद भुट्टो। तो उस केस में तो वैसे ही पूरा पाकिस्तान के ऊपर आया है कि वो एक झूठा मुकदमा था। और पाकिस्तान के तारीख में मैं भी आपको कानून की तालिब इल्म के हिस्से से बताते रहूं, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ये पहला मुकदमा है जो सेशन कोर्ट के बजाय डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला है। और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा कि हम पर प्रेशर था और हमसे ये फैसला गलत कराया गया। ये तो सारे रिकॉर्ड की बात है और बल्कि एक टीवी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि भुट्टो साहब का केस तो सबको पता है कि वो बेगुनाह थे, मगर अदालत की माथे पे जो दाग लगा हुआ है, खुद अदालत उस दाग को धो ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एक बात और भी अब्दुल कादिर बंदोखल साहब, अगर हम सिंध की बात करें, जैसे PMLN ने इत्तेहाद बनाया MKM के साथ भी, दीगर जमातों के साथ भी, तो क्या उस इत्तेहाद से नुकसान हो रहा है पीपल्स पार्टी को, या पीपल्स पार्टी ये राय रखती है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जमात किसी से भी अलायंस कर ले, सिंध में पीपल्स पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, सिंध में तो पहले भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतियात हो चुका था। आपने उसका अशर देखा, उसमें से 3 MNA बने थे और उसमें से 2 हमारे पास आ गए, ठीक है, JDA के। अच्छा, MKM की तारीख का ये पहला सियासी इलेक्शन है जो किसी पार्टी से वो एहतियात करने जा रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, मुस्लिम लीग नून, जहाँ शहबाज शरीफ साहब मेरे मुकाबले में लड़े थे 2018 में, और फिर 2021 में उस वक्त फैसल वाडा साहब जीते थे। 2021 में पूरा PDM के कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल को जियालो ने मेरी सूरत में शिकस्त दी उनको। आज मुस्लिम लीग नून दोबारा इन सब पार्टियों से एहतियात करे। लेकिन एक सवाल है बल्दिया टाउन के NA 242 के आवाम का कि शहबाज शरीफ साहब आ रहा है और वो ये कहता है कि मुझे आप वोट दो, मैं MNA बन के काम करूंगा। तो आवाम ये सवाल करेगी कि बाबा आप तो वजीर आजम बन गए, आपका बंदा तो वजीर खजाना बन गए, आपने तो 1 रुपए का न काम किए न पलट के बल्दिया को देखा, तो दोबारा किस हिस्से से आएंगे? तो वो जरूर शौक पूरा करे। पीपल्स पार्टी कोई फिक्र नहीं है, ये एहतियात सिर्फ मेरे हल्के में कर रहे हैं और मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह सबको। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, एक और कमेंट भी, मैं वक्त क्योंकि हम बहुत मुख्तसर है तो एक और कमेंट भी लेना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि PTI से इत्तेहाद नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए, ये तो अब हमारी क़यादत फैसला करेगी, लेकिन सियासी लोगों के दरमियान, सियासी पार्टियों के दरमियान हमेशा दरवाजे खुले रहती है। इस वक्त तक फैसला नहीं हुआ, चूंकि सर खबर आई थी कि जरदारी साहब ने फैसला कर लिया है कि PTI से इत्तेहाद नहीं हुआ। क्या वाकई ऐसा फैसला हो गया है फॉर नाउ? देखिए, अगर जरदारी साहब ने फैसला किया तो मैं एक छोटा सा कारकुन, आप क्या चाहते हो कि मैं उनकी बात की तरदीद करूं? जो जरदारी आपने कह दिया, अगर इसका मतलब है कि मगर भी हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आज दुनिया भर में माइग्रेंट्स यानी हिजरत करने वाले अफराद यानी तारिकीन वतन का दिन मनाया जा रहा है। और हिजरत करने वाले अफराद जब हम इनकी बात करते हैं तो इसके हवाले से ज़रा अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो 4 दहाइयों से जिस तरह से अफ़गान महाजरीन को हमने वेलकम किया, जैसे हमने उनकी मेहमान नवाजी की, जब हम बात करते हैं तारिकीन वतन की तो पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट करता आया है तारिकीन वतन को, उसमें हम देखें तो 2 बार जंग में झोंके जाने वाले अफ़गान शहरी किस तरह से वहाँ से हमने देखा कि सबसे ज़्यादा उन्होंने हिजरत की, वो मजबूर हुए। और गुज़श्ता 4 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि 40 लाख से ज़्यादा अफ़गान शहरी पाकिस्तान में आकर बसे हैं और कमोबेश 6 लाख अफ़गानी ऐसे हैं जिन्होंने तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान का रुख किया है। तो आज हम इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तहमीना उस्मानी, जिनका ताल्लुक उसी दौर से है। अफ़गानिस्तान मिलू न्यूज़,
नूर टीवी, अफगानिस्तान टीवी और अमूज़गार FM। इसमें एंकरिंग करने वाली तहमीना को यह एजाज़ हासिल है कि वो 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद वो पहली खातून न्यूज़ एंकर थीं जिन्होंने पल पल बदलती सूरत हाल की खबर दी। और अगर हम आजकल देखें तो वो इस्लामाबाद में मुकीम है और यहाँ से अफगानिस्तान इंटरनेशनल टीवी के लिए वो काम कर रही हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, कैसी हैं आप? सलाम आपको लिए और आपको नाज़रीन के लिए। मुझे उम्मीद है आप ठीक और सलामत रहे। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं आपको सवाल को ये बताना सकती हूँ जो आफ्टर द डेवलप ऑफ अफ़गानिस्तान हमारे आवाम सारे डिफरेंट सिचुएशन को फील किया। इस बात में उन्होंने डिसाइड किया तो कम टू पाकिस्तान और the situation was like that we didn't stay in our homeland. मुश्किल होता है अपने घर को छोड़ना। तमीना, मैं इस पर आता हूँ, डिटेल से बात भी करेंगे आपसे। इस वक्त निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुर्तज़ा साहब, जिस तरह हम तारकीन वतन की बात करते हैं और अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो जैसे गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने अपने मुल्कों में भेजने का एक फ़ैसला रियासत पाकिस्तान ने किया और इसमें हमने ये देखा कि कुछ हलकों की तरफ से तनकीद हुई पाकिस्तान के इस फैसले पर। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद की, जो पाकिस्तान कर सकता था उससे ज़्यादा पाकिस्तान ने किया। तो फिर ये तनकीद क्यों, जो कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसलिए बड़ा अहम है इस पर बात करना। तनकीद ज़्यादातर हुई है बाहर के ममालिक से, यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा तनकीद हुई है। तो बात यह है कि उन मुल्कों का अपना रिकॉर्ड क्या है। सूरत हाल तो यह है कि खुद अमेरिका के मुताबिक कोई 20,000 के करीब ऐसे अफगान हैं जिन्होंने अमेरिकी फ़ौज और अमेरिकी जासूसी के इदारों के लिए काम किया और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। कोई 20,000 के करीब की तादाद है। लेकिन आप ये देखें कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है और ये 20,000 की तादाद को अभी तक वो अपने यहाँ मुंतकिल नहीं कर सके। तो उनका अपना हाल ये है। इसी तरह से कई यूरोपीय ममालिक का ये हाल, और जो तारकीन वतन है उनके साथ क्या सलूक होता है आप से बेहतर कौन जानता है। आपको अगर यूनान का जो सानिहा है अगर वो याद है कि तरीके से लोग जो है वो डूबते रहे और उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो उन मुल्कों से बहुत अच्छा है। और खुद अफगानों के हवाले से भी अगर आप देखें, आज भी लाखों अफगान जो है जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको जिंदगी की तमाम सहूलियात, तालीम, सेहत, कारोबार वो आज भी मौजूद। पाकिस्तान ने तो सिर्फ ये किया कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिनके पास कोई वीजा नहीं है, उनसे कहा कि आप जो है वो यहाँ से अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ और भी अगर हम इस वक्त देखें तो ये भी सवाल उठता है कि जो कानूनी तौर पर मुकीम है, मैं बिल्कुल ये अफ़गान महाजरीन के पर्सपेक्टिव से सवाल कर रहा हूँ आपको, चूँकि चंद रोज़ पहले निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने बात की कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फ़ैसला होगा और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फ़ैसला हो जाए कि जो कानूनी तौर पर मुकीम भी दूसरे मुल्कों के शहरी हैं उनको वापस भेजा जाए। तो क्या वाकई ऐसी कोई डिस्कशन हुई है, ऐसा कोई फैसला हो रहा है? देखिए, लामहला एक वक्त तो आएगा कि फैसला करना पड़ेगा कि जो गैर मुल्की हैं पाकिस्तान के अंदर किस हैसियत में रह सकते हैं, कितनी देर तक रह सकते हैं। जो शहरी हैं उनकी तो और बात है, लेकिन जो बाकी जो गैर मुल्की हैं, चाहे वो अफगान हो या कोई और हो, वो बगैर किसी वीज़ा के और बगैर किसी शहरत के गैर महदूद अरसे तक रह नहीं सकते। सही, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरां वज़ीर इत्तलात साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी तरफ आएंगे, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। एज अ वुमेन जर्नलिस्ट ज़ाहिर बहुत चैलेंजेस होते हैं, फिर अफ़गानिस्तान में जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, कब ये फैसला किया कि नहीं रह सकते, नहीं काम कर सकते, जाना होगा यहाँ से? जी, जो मैं बोल दिया, इन अफ़गानिस्तान वी विटनेस द डिफरेंट सिचुएशन। जो तालिबान आ गया तो हमारे सारे काम बंद हो गई, लाइक स्पेशली फॉर वुमेन्स।
हम इस बात को शाहिद था जो they when come to Afghanistan, they banned the schools, they banned the universities, they banned all of the work for women. So it was the reason, the big reason that I came to Pakistan for doing my work as well and continue my work as a news presenter. After the development of Afghanistan, I also was a news presenter, and I was the first woman journalist, first woman news presenter, and news programs under the screen. So it was that reason that the supervision, I was the supervision of under the Taliban law. So they told us wear the mask for hiding your faces. Yeah, it was the law that the Taliban make every day day by day. Difficult for women. Yeah, they make the situation for very difficult for women. About that, I decided to come Pakistan. और जब ये decide कर लिया तहमीना कि पाकिस्तान आना है, मैं फैसला किया जो वो मेरा अज़्म था काम करने की, especially for women, for journalists. और रिस्पॉन्स कैसा मिला जब पाकिस्तान आई? यहाँ पर हुकूमत की तरफ से, जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से कैसा? कैसे वेलकम किया गया आपको? जी, honestly speaking, I want to say about that. Pakistan was very good host, yeah, especially for the women that they want to do her works. Same to me. I can speak this matter very clearly, so I want to thanks for all of that personal pupils that support the women's. Special for me, it's a very I think it's a very respectable for me. For बहसियत खातून अगर मैं एक चीज़ पूछूं, कौन सा ऐसा वक्त था जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि यहाँ पर आपने सोचा कि शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए? वो मुश्किल वक्त कैसा था, उसको किस तरह से आपने खुद से गुजारा और आगे परस्यू किया, बात करनी शुरू की? पाकिस्तान से या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान से। अच्छा, अफगानिस्तान से जब we witnessed day by day the law of the Taliban, so the last day I decided to leave everything in Afghanistan. It was very difficult for me that they makes us very depressed, because you cannot show your face under the screen because some reasons that they believe that. So that time उस वक्त मैं ये फैसला किया कि मेरे काम करने की उतना एनर्जी मुश्किल हो जाएगा नहीं है और मुश्किल हो जाती है अफगानिस्तान से, इसलिए मैं पाकिस्तान की हिजरत किया। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हिजरत करने पर मजबूर करने वाले लोग हैं वो अफ़गानी हैं। इस सिचुएशन पे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? It's a very sadful yes for me, because हमारे लोग, हमारे आवाम लोग have very experience being immigrants and follow the immigration situations and being refugees. It's a very sadful story of us. It's a big real of us, but we couldn't hide it. But it's a very nervous. It's a very It's very painful actually. Painful है, आपको बहुत ज़्यादा अपसेट करती है, जाहिर है ये चीज़ कि आप अपने लोगों को इस तरह से दर बदर फिरते आप देख रहे हैं एक जगह और फिर दूसरी जगह पर, जाहिर है वो हिजरत करने पे मजबूर कर दिए जाते हैं और वो कर भी रहे होते हैं। आपको पता है हिजरत करने की एक मजबूरी से हो जाएगा, कोई खुशी से नहीं करता। खुशी से कैसे कोई अपना घर बाहर छोड़कर सामान लेकर, और जब आगे का भी आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, वो सिचुएशन ज़ाहिर है मुश्किल की। तहमीना, वक्त का मैं एक छोटी सी बात, अब तहमीना क्या करना चाहती हैं? क्या गोल सेट किया हुआ है कि मैंने ये अचीव करना है? जी, मेरा already goal is that to being the voice of that pupils that they couldn't
say anything besides of the Taliban regime, Taliban government. And also I want to be the voice of that women, that खवातीन और लड़कियों जो उन्होंने अभी स्कूल जाने की और यूनिवर्सिटी जाने की, काम करने की इजाज़त नहीं है. So this is my big role, this is my big goal and big aim for the now, for the future. कि उनको किसी तरह तालीम दिलवानी है और वो जो पढ़ना चाहती हैं, आगे चल के काम करना चाहती हैं, वो ज़रूर करें. तहमीना, जो मुश्किलात आपने सही, अब जाहिर है आप आवाज़ बन रही हैं उन तमाम ख़वातीन की, यहाँ पर आकर आप काम भी कर रही हैं और जाहिर है कानूनी तौर पर यहाँ पर जो भी मुकीम है, चाहे वो अफ़गानी है, चाहे वो कोई भी है, पाकिस्तान एक बेहतरीन होस्ट है और पाकिस्तान वेलकम भी करता है. बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, हम बढ़ते एक ब्रेक की जानिब. स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने तालीम के शोबे में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है और जिन्हें एशिया की बेहतरीन प्रिंसिपल बनने का एजाज़ हासिल हुआ है. हम बात कर रहे हैं बिनिश सईद की, जिन्हें बैंकॉक में एशियन एजुकेशन कॉन्क्लेव के ज़ेर एहतमाम मुकाबले में बेस्ट एशियन प्रिंसिपल अवार्ड से नवाजा गया है. इवेंट की अगर बात जाए तो उसमें 15 ममालिक के 2085 प्रिंसिपल शरीक थे. कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान के प्रिंसिपल बिनिश सईद को ऑनलाइन टीचिंग, मास्टर ट्रेनिंग, कोचिंग, तरबियती कोर्सेज और इंतजामी इस्लाहात में मुमताज़ हैसियत की बुनियाद पर फातेह करार दिया गया है. इस वक्त बिनिश हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं. बिनिश, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. बेस्ट एशियन प्रिंसिपल का अवार्ड हासिल किया, सफ़र कैसा रहा, ज़रा पूरे सफ़र के बारे में भी बताएगा और साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, बताइएगा प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी, चैलेंजेस तो ज़िंदगी के हर शोबे में होते हैं, हर चीज़ के अंदर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है या ऐसे लोगों से आपको तरबियत मिलती है कि और बहुत सारे लोग आपके ऊपर अपना असर छोड़ जाते हैं जो कि आपके इंस्पिरेशन होते हैं. तो चैलेंजेस तो एज सच कोई मुझे नहीं इसमें फ़ील हुए, क्योंकि ये मेरी बाय बर्थ समझ लीजिए, क्योंकि मेरी मदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती थी. तो एजुकेशन वाज इन माय ब्लड इनफैक्ट. तो बस वहीं से फिर मेरी एक काविश शुरू हुई बच्चों के साथ और मैंने वहाँ से जो है वो तालीम देना शुरू की बच्चों को, टीचिंग की. टीचिंग से फिर मैंने जो है वो कोऑर्डिनेटरशिप की, फिर मैंने मॉनिटरिंग की, फिर मैं कुछ पब्लिकेशंस के साथ ऑपरेशन मैनेजर्स के पोस्ट पे भी काम किया, बहुत सारों की एडिटर भी रही और ये काविश अभी तक चल रही है, अभी तक कोशिश कर रही हूँ. और चैलेंजेस ऑब्वियसली जब ये आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि इट्स अ बिग हब और उसके अंदर फिर आपको अपने आप को मनवाने के लिए बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल और बहुत दयानतदारी के साथ अपने पेशेंस को लेके चलना पड़ता है, अपने काम को लेके चलना पड़ता है. तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी एंड इट विल कंटिन्यू इंशाल्लाह. और आगे भी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए बहुत कुछ हमने आगे लेके चलना है. और बिनिश, 15 ममालिक, 2000 से ज़ायद प्रिंसिपल, ज़ाहिर कंपटीशन तो टफ था, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे जीत के लिए. तो ऐसे में आपका नाम सामने आना, आपका अवार्ड जीतना, मुबारकबादें तो अब माशाल्लाह बहुत मिल रही होंगी. जी अल्हम्दुलिल्लाह. जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ भी करते हैं तो आप बड़ा प्राउड फील करते हैं और मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पूरी दुनिया में अपने मुल्क के नाम को रोशन किया और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से अपने मुल्क के लिए काम करते रहेंगे हम. और अवार्ड जीत के ऑब्वियसली आपको, जब आपकी कोई भी सक्सेस होती है तो सबसे पहले इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फिर अपने माँ बाप की दुआएं जो हमें यहाँ तक लेके आती हैं और उसके बाद हार्ड वर्क है और जो आपका टीम वर्क होता है, जो आपकी मेरी टीम है उसका जो बीच में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है. तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि हम इस बड़े प्लेटफॉर्म पे भी अपने पाकिस्तान को मनवा रहे हैं और हम पीस का, अमन का और इस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं कि हम एक बड़ी अमन पसंद कौम है. बिल्कुल सही बात है, अमन का पैगाम और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान का नाम मनवाना जाहिर है ये एक बड़ी अचीवमेंट भी है. अच्छा बिनिश, इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग, मास्टर ट्रेनिंग और कोचिंग की अगर बात की जाए तो उसमें बड़ी कामयाबियाँ आपकी क्या क्या हैं? जी, बड़ी कामयाबियाँ, सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी उस्ताद के लिए कि उसका शागिर्द जो है वो किसी मकाम पे पहुंच जाए.
तो मेरे काफ़ी सारे शागिर्द हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के ममालिक में भी वो बड़ी अच्छी जॉब्स पे हैं, बड़े अच्छी उसमें काम कर रहे हैं फील्ड्स में, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो मुझे फ़ीडबैक और चीज़ें मिलती हैं। तो मेरी कामयाबी ये है कि जी मुझे लास्ट ईयर जो है वो कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल मिला था, और यही मेरी काविश की वजह से, मेरे काम की वजह से, और अभी जो है वो मेरे काम को सराहा गया, और इसके अंदर मेरे डिपार्टमेंट का बहुत रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे CEO फरासत साहब, उनका, मेरे PCB साहब महमूदुल हसन साहब का, मेरे DG साहब का, इन्होंने अगर ये प्लेटफॉर्म हमें ना दिया होता, या इस तरह से हमें इतनी तरीके के साथ इतने कम चीज़ों के अंदर हमें मैनेज करना ना आता, तो हम इसको लेके इतना अच्छा। और बिनेश, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लाहात की बात करें जो कि आपने की, जिनको सराहा गया, वो क्या थी? जी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि मैं पहले भी मास्टर ट्रेनर रह चुकी हूँ। साथ मैंने जो है वो इसके अंदर मॉनिटरिंग की है, स्कूलों को चेक किया है। मैं इधर एज अ रीजनल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर भी काम करती रही हूँ, पूरे रीजन को भी देखती रही हूँ। उसके अंदर प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराती रही हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग कराती रही हूँ, और बहुत से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती रही हूँ, जिसके अंदर क्योंकि मैं IT स्किल्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल अगला दौर जो है वो हमारा कंप्यूटर का दौर है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने जो है वो डाली हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, और अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की है ताकि हम इसको अच्छे से अच्छे तरीके से और अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा। और मेरे ज़ाहिरा इतनी सारी कामयाबियां आपने समेटी हैं माशाल्लाह, और ज़ाहिरा और भी बहुत कुछ आप अचीव करें ज़िंदगी में, लेकिन अभी तक की अपनी कामयाबियों का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मैं जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी, और इसका क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा बैकबोन बन के और गाइडेंस के साथ मुझे आगे चलाया, और मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी हर मेहनत को, अपनी चीज़ों को आगे लेके चलती रही। और मैं ये अपना अवार्ड जो है वो अपने भाई कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा शहीद के नाम करती हूँ, और अपने गाज़ियों और अपने जो हमारे शहीद हैं उनके नाम करती हूँ, जिनकी वजह से हम आज़ाद कौम में, आज़ाद मुल्क में सुकून से सांस ले रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं जो उस्ताज़ा जो कि वज़ीरिस्तान में और सवात में और ऐसी मुश्किल जगहों पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनके नाम करती हूँ, क्योंकि बच्चों की तालीम हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चाइल्ड लेबर की तरफ भी अगर हम आएँ तो वो भी हमें ख़त्म करके बच्चों को तालीम की तरफ लेके आना चाहिए। तो आई गिव ऑल क्रेडिट टू। बहुत प्यारी बात। और बिनेश, अगर हम ये जानना चाहें कि अगले अहदाफ क्या हैं जो और करना चाहती हैं बिनेश अब? जी, अगले अहदाफ ये हैं कि जी अपने मुल्क के लिए और बच्चों के लिए और उस्ताज़ा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों की फराहमी की जाए, अच्छे से अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, और करिकुलम जो हमारा बड़ा अच्छा डिज़ाइन हुआ है उस करिकुलम के अंदर और बेहतरी लाई जाए, ताकि हमारे बच्चे जब वो बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो उनको कम्पीट कर सकें। ओके जी। और बिनेश, एक और चीज़ भी, इस वक्त जो आपके स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और ख़वातीन जो देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं बस ये पैगाम दूंगी कि अगर आपने किसी चीज़ को भी हासिल करना है तो अपना एक गोल बनाइए और उस पर हार्ड वर्क कीजिए, अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़िए, और बाकी रिवॉर्ड। बहुत शुक्रिया बिनेश, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद में जज और उनकी अहलिया के घरेलू तशद्दुद की शिकार मासूम बच्ची रिजवाना 5 माह तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर मुंतकिल कर दी गई है। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर वो सेहतयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह की बातें सुनने में आ रही थी, जिस तरह की उनकी सिचुएशन बताई जा रही थी, 5 माह के अंदर इतनी सेहतयाब फिलहाल हो चुकी हैं कि उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है मुंतकिल करवा दिया, जो स्कूल में भी उनका दाखिला। बिल्कुल।
अभी लेकिन सबीन बोलने में दिक्कत है जी, चलने में ज़रा भी दुश्वारी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और भी इस केस की तफ्तीश भी हो रही है। ज़रा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जिस तरह से इस केस को लीड कर रहा है उस पर हमें ज़रूर आज बात करनी है। और ऐसे में रिजवाना का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है, वो भी है जिसमें उन्होंने जज पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम आयद किया है। जज उनकी अहलिया उनकी पूरी फैमिली तशद्दुद करती है। एग्जैक्टली, और इंसाफ का मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर नफ्सियात उज़मा मसरूर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया उज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। बड़ा अहम ज़रा मौजूद सारा आपकी तरफ पहले हम सवाल लेकर आएंगे। रिजवाना की सेहत से मुताल्लिक़ ज़रा खबरें तो आती रहती हैं लेकिन चूँकि ज़रा आप डायरेक्टली देख भी रही हैं इस मामले को, डे 1 से आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइएगा रिजवाना की सेहत अब कैसी है? जी देखिए, एक तो आई थिंक इट्स अ मिरेकल ऑफ गॉड, एक अल्लाह का मुआज़ा है कि रिजवाना जो कि डेथ बेड पे थी 5 महीने पहले आज से, और जब मैं इससे मिली थी 5 माह पहले हॉस्पिटल में, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अपने दिल से ये लगता था कि ये शायद सर्वाइव ना करे, क्योंकि जो मैंने उसकी हालत उस वक्त देखी, आपके टीवी पे भी आपने दिखाई, बहुत बुरी थी। और मैंने तो पर्सनली उसको विजिट किया और 4 दफ़ा किया, एक दफ़ा नहीं, आई केप्ट ऑन मीटिंग हर। इट वाज रियली, शी वाज मिजरेबल और मुझे यकीन नहीं था कि ये वापस जो है ना जिंदा रह सकेगी या ये वापस ठीक हो सकेगी, इसकी रिकवरी हो सकेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि रिजवाना रिकवर हो गई है आफ्टर ट्रीटमेंट, इंटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ 5 मंथ्स, एंड अब जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कस्टडी में आ गई है एज पर कोर्ट ऑर्डर्स। हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स थे तो हमने उसकी कस्टडी ली है और अब हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आ गई है। तो हमें चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से काफ़ी डायरेक्शन आए कि इसका बहुत ज़्यादा जो है ना, इतना सेंसिटिव मैटर, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है रिजवाना का। एंड हम तो आपको पता ही हर केस में वी आर इन्वॉल्व, जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो पर्सनल लेवल पे जो है खुद में ख्याल रखना जरूरत है। सारा यहाँ पर एक और चीज भी बताएगा, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें जी सारा, अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बोलने और चलने फिरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, ज़रा मेंटल कंडीशन की भी हम आगे चल के बात करें कि फिजिकली इस वक्त वो कितनी फिट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बेसिकली जब वो वॉक करती है, या जैसे आपको पता है हमने ब्यूरो में कस्टडी ले ली ना, तो उसके बाद हमने उसको स्कूल में भी इनरोल करा दिया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ब्यूरो में आने का। तो मैंने खुद टूर करवाया, तो हमने अपने स्कूल, हमारा अंदर ही ब्यूरो के अंदर भी है हमारा इन हाउस स्कूल, तो वहाँ पर इसका एडमिशन करा दिया। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि रिजवाना ना अभी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी रिकवरी बाकी है। मतलब वो क्या होता है, जल्दी थक जाती है। जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ के ना, मैं उसको टूर करवा रही थी, तो लाइक 10 मिनट बाद ना शी गॉट टायर्ड एंड वो कहती है कि मुझे अब बैठना है। इस तरह है बेसिकली। और स्कूल जो जा रही है वो भी 1 घंटे के लिए जाती है और फिर थक जाती है, तो हम उसको ब्रेक दे देते हैं, हम उसको वापस हॉस्टल भेज देते हैं। तो ये चीज़ है, उसकी रिकवरी पूरी नहीं हुई क्योंकि ज़ख्म बहुत ज़्यादा थे और अभी भी उसके ना फेस पे स्कार्स हैं। वो तो कहते हैं कि वो हमेशा रहेंगे, लेकिन अभी भी वो थक जाती है जल्दी और उससे ज़्यादा खड़ा नहीं रहा जा रहा, और वो किसी जैसे सोफे पे बैठ नहीं सकती। उसके लिए ना हमने वो ऊपर वाला मैट्रेस वो सॉफ्ट वाला रखा हुआ है। तो मतलब शी नीड्स अ लॉट ऑफ केयर एंड अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई है। और जहाँ तक मेंटल उसका ताल्लुक है ना, मेंटल हेल्थ का, देखिए मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जो विक्टिम्स डीप ट्रॉमा से निकल के आते हैं। तो इसलिए हमने अपनी एक साइकोलॉजिस्ट को अटैच कर दिया रिजवाना के साथ, जो कि रोज उसकी काउंसलिंग कर रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली बताऊं, रिजवाना बहुत, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका मोरल बहुत हाई है। शी इज वेरी हैप्पी, एक्साइटेड टू स्टार्ट ऑन द स्कूल एंड हमने उसको बेकिंग क्लासेस स्टार्ट करवा दी, क्योंकि वो कहती, मुझे उसने कहा कि मैंने शेफ बनना है बड़े होके। अच्छा, तो वो मेंटल हेल्थ, मुझे लगता है शी इज परफेक्टली ओके, वो सब भूल गई है। तो मैं बहुत अच्छी बात है कि वो भूल गई है और वो भूल जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं कि कोई पुरानी बात नहीं करनी, कोई सवाल ऐसा नहीं करना, कोई इनसेंसिटिव क्वेश्चन नहीं करना कि वो वाकई दोबारा उस ट्रॉमा में जाए। सारा, एक चीज़ और, चूंकि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ भी आपको बेहतर लग रही है उसकी, ठीक है, फिजिकल हेल्थ अभी थोड़ी सी और बेहतर होने की गुंजाइश है। जो बाकी बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस वक्त हैं, रिजवाना का इंटरेक्शन कैसा हो रहा है? दोस्त बना रही है, घुल मिल रही है, खेल रही है? जी बिल्कुल। एक तो रिजवाना ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जो बहन है सोनिया, ऑल्दो वो
अबव 18 ईयर्स है, लेकिन उसने कहा मेरे साथ इसको रहने दें, तो हमने जो है वो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी जाके ना हमने उसको अलाउ कर दिया। उसकी बहन उसके कमरे में रहती है उसके साथ, क्योंकि हमने कहा वो लोनली ना हो, सो दैट शी डजंट फील लोनली। दूसरी बात, उसने बड़े जल्दी दोस्तें बना ली स्कूल में भी, और उसकी दोस्त ने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स बना ली हैं, एंड वो मुझे उनके नाम भी बताती है, वो बहुत खुश होती है, हर वक्त उनके साथ ही होती है। एंड जो दूसरी लड़कियां हैं ना, वो भी बहुत इसका ख्याल रख रही हैं, वो दे कम ऑन, वो चेक करती रहती हैं उसको। फिर उसके जो खाने का, उसको जैसे स्पेशली वो कहती है मुझे अंडा पराठा चाहिए, तो वो ऑल्दो रोज़ हमारे मेन्यू में नहीं होता, डिफरेंट होते हैं हर दिन, लेकिन हम उसके लिए स्पेशली अरेंज करते हैं। उसको जो चाहिए होता है, जैसे देसी चिकन का कीमा उसने मांगा, तो उसकी रिकवरी के लिए भी बेहतर है, तो वो हमने उसके लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, और हमारी पूरी प्रायोरिटी है कि जितना कर सके उसकी रिहेबिलिटेशन। और जाहिर है उसी तरह से वो साथ साथ एडजस्ट भी जरूर करेंगी। वेलकम किया गया, ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे भी उसको वार्मली वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है कि कैसे वो उसको वेलकम करे और वो उस माहौल में एडजस्ट हो सके। हमारे साथ उज़मा साहिबा भी मौजूद हैं। उज़मा साहिबा, आपसे भी बात जरूर करना चाहेंगे। उज़मा साहिबा, जिस तरह से सारा ने बताया कि अब यही है कि वो चीजें भूल चुकी है और वो आगे बढ़ रही है, क्या वाकई ऐसा होता है कि मतलब क्या ये अपेरेंटली सिर्फ लग रहा होता है कि वो सब कुछ भूल गई है, या किसी स्टेज पे आके, या अभी भी बैक ऑफ द माइंड ये ट्रॉमा उसके माइंड में है? देखिए, मैं तो जनरल एक बात करूंगी जो हम ट्रॉमा के हवाले से कर सकते हैं और तमाम बच्चों पे ये बात लागू होती है, वो ये होती है कि देखिए ट्रॉमा इटसेल्फ उसके एडवर्स इफेक्ट्स तो होते हैं और वो मेमोरी में से कहीं जाता नहीं है। ऑब्वियसली कि अगर फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कोई ट्रिगर आ जाता है, कोई ऐसी इन्वायरमेंट पेश आ जाता, कोई सिचुएशन पेश आ जाती है और वो ट्रॉमा एकदम से दोबारा इग्नाइट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें भूली भी चीज़ें याद आती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बात सुन रही थी और बहुत अच्छे रेमेडियल मेजर्स लिए गए हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट दी गई है, सब कुछ। इसके बच्चों के अंदर ना टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो आगे बढ़ने की, उनका मतलब जहन ही इस तरह से बना हुआ होता है कि वो पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा का कुछ पोर्शन जो कि हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रॉमा की अपनी टाइप्स होती हैं, तो हर बच्चे का अपना लेने का भी तरीका डिफरेंट होता है। तो अलॉन्ग साइड आप हमेशा ये भी इंश्योर करें बच्चे के लिए कि उसको कोई प्रोफेशनल हेल्प भी दें। जैसे अभी हम ये बात सुन रहे थे कि हमें नहीं चाहिए कि हम ट्रॉमा को दोबारा से याद कराएं या कोई इस तरह की चीज़ सामने लाएं, लेकिन थेरेप्यूटिकली बच्चे को इतना आपने इक्विप्ड ज़रूर करना है कि अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई सिमिलर सिचुएशन पेश आती है तो एटलीस्ट उसकी जो प्रायर लर्निंग है, जी, जो उसकी प्रायर लर्निंग है उसकी बेस पे अपने लिए नए डिसीजंस और एक्शंस ले सके। अगर हम पुरानी चीज़ों को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ऑल्दो कि देयर इज़ अ टाइम, ऐसा नहीं है कि अगर अभी वो निकली है बाहर तो आप दोबारा से वो, लेकिन जो प्रॉपर एक हीलिंग का थेरेप्यूटिक प्रोसेस है, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, वो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें आप स्पेसिफिक अटेंशन देते हैं और दैट इज़ टेलर मेड टू द पर्टिकुलर केस, कि ये क्या केस था, क्या ट्रॉमा था, उसको हमने किस तरह से हील अप करना है। बाकी इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़, अब तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, बच्चों की काउंसलिंग मेंटल हेल्थ के ऊपर, या उनकी अगर कोई ट्रॉमा या कोई और चीज़ है, इमोशनल जो रेगुलेशन है उसके हवाले से, तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ भी हैं। मसलन देखें, दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन। आपने बहुत टेक्निकली कॉन्वर्सेशन जो है, यू हैव टू ब्रिंग दैट इन, और उसके साथ बच्चों को अच्छी कोपिंग मैकेनिज़्म और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी होती है। इसके अलावा सपोर्टिव मेजर्स जो होते हैं उनमें हम बाद दफ़ा आर्ट एंड एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी ट्रॉमा में बहुत हेल्पफुल होती है, जिसमें आप मुख्तलिफ सिचुएशंस को आर्ट, और क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे के दिल को लगता है और बच्चा मतलब कलर्स को और ड्राइंग्स को ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है अपने साथ, ज़्यादा रिलेट कर सकता है। तो इस तरह के रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने ट्रॉमा को जो के अंदर मौजूद है उसको हील अप भी करते जाएं और एक हेल्दी मैकेनिज्म भी अडॉप्ट करते जाएं। बिल्कुल सही। मैं सारा से एक और क्वेश्चन भी करना चाह रहा हूँ। सारा, जब हम फैमिली की बात करते हैं, ज़ाहिर है कोर्ट के ऑर्डर्स और उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिजवाना की मौजूदगी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात, बियॉन्ड योर कैपेसिटी आपने उनकी जो बहन है उनको भी साथ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, क्या वो अप्रोच करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को? इस वक्त वो स्टेटस क्या है, या रिजवाना ऐसी कोई बात करती हो? बिल्कुल, देखें, रिजवाना जब आ गई थी उसके अगले दिन ही उसके वालिदैन आए थे, उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो आई थी साथ। और रिजवाना से हमने उनकी मुलाकात करवाई और काफ़ी टाइम उन्होंने स्पेंड किया। इनफैक्ट एक नाइट उनको ठहराया भी, हमने अकोमोडेशन भी दे दी थी ब्यूरो के अंदर, क्योंकि उनकी अगले दिन हेयरिंग थी, दे डिडंट हैव एनीवेयर टू गो टू, तो उनका भी ख्याल रखा जा रहा है।
और उनको हमने अलाउ किया हुआ है कि जब भी चाहें वो, बिकॉज दे लिव इन सरगोदा, तो हमने उनके लिए रिलैक्स की हुई है पॉलिसी। हमने कहा जब भी आके मिलना चाहें वो मिल सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि वो रिजवाना को एक दिन के लिए घर लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि थोड़ा दिन उसको यहाँ यूज टू होने दें और फिर हम कोर्ट से बात करके जज साहब से इजाज़त लेके उसको फिर जाने देंगे एक दिन की विजिट के लिए। जी अच्छा, लेकिन ये कोर्ट से परमिशन के बाद भी जो इस वक्त आपकी अपनी राय है सारे केस को देखते हुए, रिजवाना को देखते हुए, कि फिर भी सिर्फ विजिट अलाउ किया जाएगा, यानी अगर पेरेंट्स ये ख्वाहिश रखते हैं कि माजी में जो भी गलती कोताही, हालांकि वो बहुत बड़ी गलती थी, फिर भी वो चाहते हैं कि ले जाएं उसको और वो उनके पास ही रहे, साथ ही रहे, ये ख्वाहिश है उनकी, इसका इजहार किया पेरेंट्स ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो वालिदैन है वो चाहते हैं कि वो उसको एक बेहतर एनवायरनमेंट, उसको बेहतर एजुकेशन मिल सके। जो वालिदा है वो किसी के घर में मुलाजमत करती हैं, तो वहाँ पे तो घर में अगर वो रहेगी तो वो तो उसको एजुकेशन नहीं मिल सकती, उसका एनवायरनमेंट भी सेफ नहीं हो, तो वो तो वालिदैन बड़े खुश हैं। वो ब्यूरो की पूरी फैसिलिटी देखी उन्होंने, ये बड़ा अच्छा है कि वो खुश हैं। आप इसके लिए और कुछ जो कर सकते हैं करें उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए बाद में। ठीक है, ये अच्छा है कि बेहतर, मैंने पूरा उसकी वालिदा को ब्रीफ किया, तो जी सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मा साहिबा, ओवरऑल देखा जाए अगर, तो सिर्फ हम अभी रिजवाना की बात करें कि ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं ज़िंदगी में। वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, वो रिजवाना के लेवल पे देखा जाए और बहुत सारी रिजवाना होंगी। हाँ जी, बहुत और इसके अलावा लड़कों के हवाले से भी अगर बात की जाए तो उस्मा, अगर बच्चों की बात की जाए, क्या ट्रॉमा उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है? आगे उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होता है? वाकई स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या कहीं ना कहीं जाकर ये आपको वीक भी कर देता है? देखिए, एक तो ये होता है कि रेगुलर लाइफ चैलेंजेस होते हैं, वो बाद दफ़ा डिफ़िकल्ट होते हैं और हर एक की लाइफ में होते हैं, वो तो वाकई इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और उन चैलेंजेस के साथ साथ अगर आपका सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, यानी कि चैलेंजेस आ भी रहे हैं, टफ सिचुएशंस आ भी रही हैं जिनको रेजिलियंस के साथ आपने लेके भी चलना है, लेकिन साथ साथ आपकी इन्वायरमेंटल सपोर्ट भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे अच्छे स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपकी होम इन्वायरमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं या आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हैं, जिसको हम सोशल सपोर्ट कहते हैं। तो ये चैलेंजेस अगर ट्रॉमा की सूरत में भी हों थोड़े बहुत, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि ट्रॉमा देखें, अब आप उससे लेसन क्या लेते हैं? आप ट्रॉमे को लेसन के तौर पे अगर लेते हैं कि ठीक है एक टफ सिचुएशन है और ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, बच्चे के लेवल पे तो ये चीज़ें मुश्किल तो समझ भी नहीं होगी, उसके लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन उसकी जो एनवायरनमेंट है वहाँ से उसको मैसेज कैसा मिलता है? क्या उसको एनवायरनमेंट से ये मैसेज मिलता है कि ये एक मुसीबत है, कोई ज़िंदगी जो है वो इस तरह की है कि उसको ये गुजारनी है, तकलीफ़ है, या फिर उसको ये मिलता है कि दिस इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर? देखो अब बहुत सारी वैरायटी होगी हालात की जो बच्चे गुजरते हैं। देखें पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, फिर आप बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे कमाएंगे तो वो बेचारे खाना खा सकेंगे, तो ये भी एक तरह से ट्रॉमा ज़रूर है, मगर ये स्ट्रॉन्ग भी करता है इंसान को अगर आप अच्छे सिस्टम में रहते हैं। हाउएवर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे हम फिज़िकल अब्यूज़ की बात करते हैं, मेंटल अब्यूज़ या सेक्शुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये वो चीज़ें हैं जो बाकायदा ट्रॉमा की शक्ल ले लेती हैं। यानी अलॉन्ग साइड के जब आपको लाइफ में वैसे भी बच्चे को टफ सिचुएशन मिल रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई अब्यूज़ की कोई फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रही है, और हम इस ट्रॉमा को कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा कहते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे कोई बच्चा फेस करता हुआ चला आ रहा है और उसको किसी किस्म की कहीं से भी कोई आउटलेट नहीं है या सपोर्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो ये है कि ट्रॉमा पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, अक्सर होते हैं, और कई जगहों पे आप नहीं रोक सकते चीज़ों को होने से, लेकिन आप अगर इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें या अंडरस्टैंडिंग, जैसे अवेयरनेस आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें ना कि वो ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं अपना मकाम बनाना है। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें देखें, रेजिलिएंट हो जाते हैं, वो अपने लिए खुद रास्ते पैदा करते हैं बच्चे, क्योंकि हम अपने सेटिंग्स में बैठ के लोगों से बात कर रहे होते हैं। अब ये कोई सोशल क्लास की बात नहीं है, ये हर सोशल क्लास में एक अवेयरनेस है और बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और लेकिन ये कि ट्रॉमा की अगर बच्चों को अगर ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनको चैलेंजेस फेस करने, उन्हें स्ट्रॉन्ग होना है, तो फिर एनवायरनमेंट को भी पता होना चाहिए कि ट्रॉमा क्या होता है। बिल्कुल ऐसी है, ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि बच्चों को ट्रॉमा नहीं देना चाहिए, ट्रॉमा नहीं देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो जालिम है, जो जुल्म करता है, ये काउंसलिंग तो उसकी पहले होनी चाहिए कि वो ऐसे करे ही ना, उसे पता होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलती नहीं है, वो ज़ाहिर है गुनाह भी है, वो एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को बहुत तबाही की तरफ लेके जाती है। उसमें से बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी सारा, बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद थी। नाज़रीन ब्रेक के ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुतुब मेले की बात करते हैं और शहर कायद आपको लेकर चलते हैं, जहां इस मेले ने खूब रौनक सजा रखी है। तलबा हों
या जो भी कुतुब बीनी के शौकीन अफराद हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी मर्जी से सही किताब ढूंढने की कोशिश, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपने सोची तो नहीं होती, लेकिन वहाँ जाके वो अट्रैक्ट करती है आपको। तो जो फैंस है ना, किताबों के भी फैंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि इस सोशल मीडिया के दौर में भी किताबों को तरजीह दे रहे होते हैं और बुक लवर्स हमेशा किताबों को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे में जब आपको कम कीमत में किताब मिल जाए तो वैसे ही ये बड़ी बात होती है, क्योंकि कीमतें जैसे हर चीज़ की बढ़ी है, वहाँ किताबों की भी कीमतें बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। तो आपको इस फेस्टिवल में लेकर चलते हैं, हमारे नुमाइंदा सिप्ते हसन वहाँ पर मौजूद हैं। सिप्ते हसन, क्या माहौल है वहाँ पर, जरा बताओ। बिल्कुल, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ जो गहमा गहमी है वो और भी ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। सुबह से जैसे ही दरवाजे खुले हैं कराची एक्सपो सेंटर के, एक बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर पहुँची है। ख़ास तौर पर जो स्कूलों के तलबा और तलबात हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो पूरे जो हॉल्स हैं, पहले, दूसरे और तीसरे हॉल में लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है। स्कूलों के जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही जो है वो कतारें लगाकर वो यहाँ दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे और उसके बाद जैसे ही दाखिला हुआ वो अंदर आना शुरू हुए हैं। मेरे हक़ में आपको बड़े भी दिखाई दे रहे होंगे, बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि किताबों की जो ख़रीदारी है उसके अंदर मसरूफ़ हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉलेजेस के तलबा, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ चूँकि इतवार था और इतवार को यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ ख़रीदारी हुई है। ये मुंतज़मीन का दावा है कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद अफराद ने कल यहाँ पर इस कराची बुक फेयर के अंदर शिरकत की है और इस इंटरनेशनल बुक फेयर को कामयाब बनाया है। इसी तरीके से लाखों रुपए की जो किताबें हैं वो फ़रोख्त हुई हैं गुज़िश्ता रोज़, और आज भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि आज आखिरी रोज़ होने के बाद जितने भी यहाँ पर जो बुक के सेलर्स हैं उनकी जानिब से खासा अच्छा डिस्काउंट जो है वो आज दिया गया है और 40% तक 50% तक जो किताबें वो फ़रोख्त की जा रही हैं। 2.5 करोड़ की तकरीबन कराची की आबादी है, उसके अंदर किताबें पढ़ने का जो रुझान है उसको देखकर यहाँ आने वाले जो सियासी जमात के जो रुकन है, जो रहनुमा हैं, वो भी ख़ास से मुतासिर है। उनका ये कहना है कि इस जदीद दौर के अंदर भी जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और कराची बुक फेयर जैसी जगह पर आकर किताबों की ख़रीदारी कर रहे हैं। जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और आकर किताबों की ख़रीदारी कर रहे हैं। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आज भी कल जैसा रश होगा। पहले और दूसरे दिन हमने देखा कि स्कूलों की छुट्टी नहीं थी, स्कूल्स खुले हुए थे तो बच्चों की बड़ी तादाद आई थी। सैटरडे संडे को स्कूल्स ऑफ थे, उसके बावजूद शहरी यहाँ पर मौजूद थे और जो आम शहरी थे वो यहाँ पर आ रहे थे। और आज स्कूलों के बच्चों की तादाद होने की वजह से जो तादाद है यहाँ पर लोगों की, शहरियों की, वो दुगनी नज़र आ रही है। तो खासा रश दिखाई दे रहा है, खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है और यही कराची का हुस्न है कि कराची में जब भी कोई इस तरह का बुक फेयर, किताबों का मेला, लिटरेचर फेस्टिवल, अदब फेस्टिवल होता है तो जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ का रुख करते हैं और आकर इल्मी अदबी गुफ्तगू का हिस्सा भी बनते हैं और साथ ही साथ जो किताबें हैं उसको भी ख़रीदते हैं और घर लेकर जाते हैं। तो जो लोग अभी भी नहीं निकले हैं घरों से, तो आज का वक्त है तकरीबन 7-8 बजे रात तक वो यहाँ पर कराची एक्सपो सेंटर में विजिट कर सकते हैं और आकर इस एक्सपो सेंटर हुआ है, अदब हो या मजहब, फिक्शन हो या सेल्फ हेल्प, कई मौज़ूआत पर जो किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, शहरी आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस मेले को। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे, इसी पर मजीद बात करते हैं। सभी कहा यह भी जाता है ये सदी किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी है। किताबों की खुशबू, ये जो एक किताब का लम्स है, अगर उसकी बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे कुतुब बीनी हम कम देख रहे हैं। लेकिन शोएब वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो कि इसको जारी रखना चाहते हैं और इसको अलाइव रख रहे हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि जहां पर एक चीज आपको बुझती हुई नजर आ रही है वहां पर आप एक शम्मा जलाएं। बेशक ऐसी है, इस पर मजीद बात भी कर लेते हैं। MD ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस अमीना सैयद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। अमीना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अमीना साहब, आज आखिरी दिन है इस कुतुब मेले का, 18th एडिशन, और जिस तरह से लाखों लोग आए, सियासतदान भी आए, इन्फ्लुएंसर्स भी वहाँ पर आए, आपने कैसी रौनक देखी? देखिए, हमारा यहाँ स्टॉल है कराची इंटरनेशनल बुक फेयर और ये मैंने 2005 में शुरू की थी KIBF। बहुत मकसद यही था कि लोगों को किताबों की तरफ लाएं और इसीलिए मैंने ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू की थी और अब 5 साल से अदब फेस्टिवल कर रही हूँ और मेरे ख्याल में दोनों बहुत कामयाब हैं। मतलब ये KIBF और अदब फेस्टिवल जो हम करते हैं वहाँ हजारों की तादाद में, बल्कि KIBF में लाखों की तादाद में लोग आते हैं और हमारा मकसद ये था कि किताबों की तरफ लोगों का रुझान करें, उनकी कुर्बत बढ़ाएं और जो हमारे अदीब हैं उनको फरोग मिले। और आप खुद देख सकते हैं कि KIBF में जो रौनक है और जिस तरह लोग आ रहे हैं, मतलब ये चलने की जगह नहीं है। तो इसी से यही साबित होता है
कि किताबों की तरफ लोग आ रहे हैं, और ना सिर्फ आके वो देख रहे हैं बल्कि खरीद रहे हैं। आप देखिए सबके ज्यादातर लोगों के हाथों में बैग्स हैं, उनमें किताबें हैं जो उन्होंने खरीदी हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि किताबों से लोग दूर हो रहे हैं या मोबाइल फोन की वजह से या नेट की वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, वो भी है अपनी जगह पर, लेकिन अभी तक लोग किताबें खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और अमीना साहब, अगर देखा जाए वैसे भी तो बच्चों के हवाले से अभी बच्चे कुछ सालों के हो जाते हैं, 2-3 साल का बच्चा, उसको पता होता है कि जी मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे में बच्चों को किताब की तरह राग़िब करना कितना ज़रूरी है? पेरेंट्स का कैसे किरदार हो सकता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हों ये हैबिट उनके अंदर बुक रीडिंग की वो डेवलप रखी जाए? जी, ये तो पेरेंट्स का और साथ का बहुत अहम इसमें किरदार है। और देखिए, अगर बच्चा देखेगा कि माँ बाप बैठे हैं किताब पढ़ रहे हैं बजाय इसके कि वो टीवी देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो बच्चा खुद पढ़ेगा, बच्चे को खुद शौक होगी। लेकिन ये उनको कि खुद कुछ और काम कर रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं बैठो किताब पढ़ो, इस तरह नहीं होगा। उनको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा पेरेंट्स को। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप घर में किताबें रखें, अखबारात रखें और आप खुद पढ़ें। आपको देखा देखी में बच्चे भी पढ़ेंगे। या अगर किसी की सालगिरह में आप जा रहे हैं और आपको तोहफा खरीदना है तो आप बच्चे को बुक शॉप ले जाएं, वहां आप तोहफा खरीदें, किताब दें तोहफे में। और बुक शॉप्स जाया करें, लाइब्रेरीज जाया करें, ऐसी जगहों पे जहाँ किताबें हैं, और घर पे भी यही किया करें तो इसी से ये बच्चों में भी आदत पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर जब आप खुद किताब पढ़ेंगे, खुद किताब से मोहब्बत करेंगे, खुद ऐसे मेलों में जाएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे, तो बच्चे भी उस तरफ राग़िब होंगे। वैसे भी इस मेले में बहुत अच्छे सेशंस भी होते हैं और बच्चे जाकर बड़ा एंजॉय भी करते हैं। अमीना साहिबा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे माशरे में कज़न मैरिज का रुझान ज़ाहिर आम है। स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान में 65 से 75% जो शादियां वो ख़ानदान में की जाती हैं और उनमें भी 80% शादियां ऐसी हैं जो कि फर्स्ट कज़न्स में हो रही होती हैं। और इसकी वजह से हम क्या देखते हैं? जेनेटिक इश्यूज देखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम देख रहे होते हैं जो बच्चों में मुंतकिल होती हैं और फिर आपकी नस्लों में आगे चल रही होती हैं। और थैलेसीमिया की अगर बात की जाए, वही वाली बात है कि माइनर अगर दोनों पेरेंट्स माइनर हैं तो मेजर थैलेसीमिया पेशेंट जो है, बच्चा जो है वो पैदा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा बहुत सारी और जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो कि जिसका शिकार बच्चे हो जाते हैं। इसकी वजह से माहिरीन ये कहते हैं कि कज़न मैरिजेस से गुरेज करनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट कज़न हो या फिर वो आपके दूर के कज़न हो, अगर ऑलरेडी बीमारियां आपके फैमिली में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर शादी से पहले टेस्ट करा लें। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइटर नोट हमने बात की है, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मारिया तारिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा, कज़न मैरिज के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, कि वाकई ऐसा है, आपने भी देखा कि इश्यूज ज़्यादा होते हैं बच्चों के साथ उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस पर? लोगों की एक्चुअली इसको हम अपने टर्म्स में कंसेंगुइस मैरिज कहते हैं, ठीक है। तो कंसेंगुइस मैरिज का मतलब होता है कि नॉट ओनली फर्स्ट रिलेटिव डिग्री, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट डिग्री कजन्स नहीं, सेकंड डिग्री कजन्स भी आपके एक्चुअली जो खानदान का मतलब है कि आपकी जेनेटिक म्यूटेशंस जो कि एक नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं, ठीक है। सो कंसेंगुइस मैरिज का मतलब है कि एक जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो उस स्टेज पे या उस जनरेशन में शायद अपीयर ना हो, लेकिन अगर आप मतवातिर जो है वो एक ही खानदान में या फर्स्ट या सेकेंड कजन्स में अगर आप शादियाँ करें तो वो नस्ल दर नस्ल जीन्स चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी इसमें मसलत ये डाली हुई है कि दीज आर ऑल डिजीजेज, मेजॉरिटी ये ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, यानी कि अगर एक इंसान में वो एक जीन आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें ज़ाहिर हो, ठीक है। लेकिन अगर माँ और बाप दोनों से वो जीन्स कैरी हो जाएं, जो कि कंसेंगुइस मैरिज में या फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेटिव कज़न मैरिज में होता है, तो फिर उस बच्चे में वो जीन्स का पैदा होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर ज़्यादातर लोग देख रहे होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है फर्स्ट कज़न नहीं है, सेकेंड कज़न से तो फिर शादी कर देनी चाहिए, तो क्या वाकई ज़्यादा बीमारियां यही देखने में आई हैं कि फर्स्ट कजन्स में ही होती है या फिर दूर पार के रिश्तेदार अगर हो तो वो उतनी बीमारियां नहीं होती हैं?
फर्स्ट और सेकंड कजन्स में डिपेंड ये है कि आपके जनरेशन्स में कितना वो चल रही है आपकी, ठीक है। अगर आपके फर्स्ट कजन्स में है ज़्यादा वो कर रही हैं जेनेटिक म्यूटेशन से बीमारियाँ आ रही हैं, फिर तो डेफिनेटली आपके सेकंड डिग्री रिलेटिव में भी वो ऑटोसोमल कैरियर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक रिसर्च हुई थी उसमें ना सिर्फ इन्होंने जेनेटिक म्यूटेशंस की इंटर ये फैमिली मैरिजेस की बात की थी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जो एक पूल ऑफ जेनेटिक कैरियर्स हमारी पॉपुलेशन में बन रहे हैं, कैरियर जिस तरह थैलेसीमिया की भी आपने बात की है कि अब हमारे पास वो पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनकी फैमिली में मैरिजेस नहीं हुई भी और उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर हो रहे हैं। दैट मीन्स दैट आवर पॉपुलेशन इज कैरिंग अ पूल ऑफ जेनेटिक डिजीज कैरियर्स फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री रिलेटिव्स की वजह से। वो जो पूल बन रहा है उसमें ये है कि अब हमारे पास ये है कि सेकंड और थर्ड डिग्री अगर रिलेटिव्स में भी वो जेनेटिक कैरियर्स चल रही हैं, और यही वजह है चूंकि कैरियर्स हैं ऑलरेडी जनरेशंस में, तो इसलिए भी हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां सामने आती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया। एग्जैक्टली थैलेसीमिया में अब क्योंकि अब वो इतनी ज़्यादा अब हमारा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक पूल बन चुकी है उसमें, ठीक है। उसमें ये कि कैरियर्स तो आपने भी जैसे अभी बताया कि कैरियर्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली विद अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, दुशीनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, सिकल सेल है, डाउन्स है, ठीक है। ये वो बीमारियाँ हैं जो कि एक अगर मदर अगर वो कैरी कर रही है वो अपने लाइफ में तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, लेकिन अगर उसको वही चीज़ बाप की तरफ से भी बच्चे को मिल जाए। वैसे ये भी देखा जाए अगर कि प्रेगनेंसी में भी तो अक्सर ख्याल नहीं रखा जा रहा था, उससे भी तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बच्चों में आती हैं बाय बर्थ। अगर हम देखें जब बच्चे की पैदाइश होती है तो एग्जैक्टली देखिए जो बच्चों में नुक्स होते हैं उसके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं जो कि कज़न मैरिज फर्स्ट है, वो दैट इज़ बेसिकली द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो जीन्स के अलावा भी बच्चों में नुक्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जिस पर बच्चे के जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट अज़ा होते हैं वो सही नहीं बनते, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो सकती हैं जैसे मदर को, माँ को ज़्याबतीज़, डायबिटीज़ का होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, एनीमिया हमारे एरिया में खून की कमी का होना बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। तो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी इज़ अ लीडिंग कॉज, जहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, दिमाग के प्रॉब्लम्स, कमर में रीढ़ का फोड़ा बन जाना, ठीक है, और जो कॉन्टीन्यूसली फिर सारी उम्र के लिए बच्चे डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम उस खून की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमल के दौरान ये प्रेगनेंसी के दरमियान मालूम हो जाता है कि कितने इश्यूज हैं या क्या इश्यूज हैं? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल इन्फेक्शन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कई होते हैं जो कि पैदाइश पे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, 5वें छठे हमल में, जिसमें हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में, ठीक है। वो हमें नॉर्मल बता देता है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आ रही होती है अल्ट्रासाउंड पर। लेकिन लेटर ऑफ द लाइफ जब बच्चा जब डिलीवर होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिंड्रोमिक होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों की अभी ऐसी डायग्नोसिस नहीं है कि हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको आइडेंटिफाई कर सकें। वो लेटर लाइफ में जब बेबी डिलीवर हो जाता है, जब वो दुनिया में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब माँ को इन्फेक्शन होती है तो डिलीवरी के बाद बच्चों को पर्मनरी हाइपोप्लेजिया, लंग्स उनके मैच्योर नहीं होते, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्री मैच्योरिटी या फिर जो इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस ऐसी हैं जो कि इंट्रा यूट्राइन हम शायद डायग्नोज नहीं कर पाए, लेकिन लेटर ऑफ द लाइफ जब वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उसके डिले होते हैं। डॉक्टर साहब हमने ये भी तो देखा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनकी बर्थ ठीक होती है, कुछ सालों तक भी वो बिल्कुल ठीक रह रहे होते हैं, लेकिन ये जो जेनेटिक बीमारियां हैं ये किसी न किसी स्टेज पे जाके उनको टारगेट कर देती हैं, हिट करती हैं। जिस तरह लेटर लाइक अगर कोई 20 साल का या 30 साल, मेरे तो कुछ केसेस ऐसे भी देखे जिसमें 30 और 31 साल में भी वो डिजीज अटैक कर देती है। वो देखिए वो जेनेटिक वही बात है ना कि वो आपके जेनेटिक म्यूटेशन जब बेबी में आ गई ना तो वो हर डिजीज़ की डिफरेंट होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरह डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम तो जो इन डिलीवर होता है वो हम भी रिकग्नाइज कर लेते हैं और पब्लिक अवेयरनेस इतनी हो गई है कि माँ बाप को भी पता लग जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम और डिजीजेज जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, थैलेसीमिया के ज़ाहिरी तौर पर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। उसके टेस्ट भी हम पैदाइश के 6 माह के बाद करवाते हैं जिसमें पता लगता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास, दुशीनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, जिस पर बच्चा पैदाइश में बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन जब वो पैदा होने के बाद उसको ग्रेजुअली प्रॉब्लम। और डॉक्टर साहिबा कितना अर्ली प्रेगनेंसी में ये चीज़ सामने आ जाती है कि खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा, जिससे उसकी ज़िंदगी मुतासर हो जाएगी और फिर डॉक्टर्स सजेस्ट करें कि एबॉर्शन करा लें? ज़रा सेंसिटिव है लेकिन एड्रेस ज़रूर कीजिएगा कि किस सिचुएशन में डॉक्टर्स ये कहते हैं माँ को कि आप इसे कैरी ना करें। देखिए उस पर सबसे पहले तो मैंने अभी आपको जैसे बताया रुबेला है,
ठीक है। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम जो है वो दैट कॉजेज मोस्ट अबाउट 99% उसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अब वो हमें उसमें हम लोग कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें यही पता होता है कि अगर माँ को इन्फेक्शन रूबेला की हो चुकी है तो उसमें 99% वो वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि बच्चे को ट्रांसमिट होगा, और अगर बच्चे को हो जाए तो फिर उसको कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के 100% चांसेस हैं, ठीक है। तो फिर वो बच्चा अगर हम ना भी टर्मिनेशन ऑफर करें, ठीक है, इन आवर वर्ड्स इन मेडिसिन वी ऑलवेज ऑफर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। वी डू नॉट हैव द मैंडेटरी, ये पेशेंट का राइट है, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज जो हमारे पास है वो ये है कि 100% वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी जिसमें कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होगा बेबी को, ठीक है। और उसमें आंख से लेके बड़ी आंख तक के सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, जिसमें अगर बच्चा अव्वल तो 6 या 7 माह के हमल के दौरान ही फौत हो जाता है, और अगर पैदाइश उसकी हो भी जाए तो वो हाईली एनॉमलस होता है। सो उसमें हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास और भी अगर हमें उसमें लगे जैसे थैलेसीमिया है, ठीक है। थैलेसीमिया अगर मेजर हमें पता लग जाता है जो कि पहले 3 माह में मदर और फादर अगर दोनों कैरियर्स हैं तो वी डू अ टेस्ट, ठीक है, जिसको हम CVS कहते हैं। उस टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि ये जो बच्चा है इसको थैलेसीमिया है या नहीं है या मेजर है। तो जब मेजर होता है और वो फैमिली जिसमें ऑलरेडी मेजर थैलेसीमिक चाइल्ड रहते हैं तो हम सिर्फ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। आगे कपल का अपना जो है ना वो। और डॉक्टर साहब आप ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि इश्यूज हमारे पूल में अब हैं, पॉपुलेशन पूल में, कौन से टेस्ट हैं, कजन मैरिज हो या कि ना हो फिर भी टेस्ट करा लिए जाएं ताकि मालूम हो जाए कि अच्छा ये माइनर चीज़ें हैं जो कि बाद में आगे चलने वाली नस्ल में मेजर में आ सकती हैं और बच्चा मुतासर हो सकता है? एक्चुअली हमारे अभी माशरे में शायद ये मिथ है, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में करें तो उनके स्कूल लेवल पे जेनेटिक स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है। उनके हो चुके हैं बच्चों के स्कूल लेवल पे उनकी जेनेटिक स्क्रीनिंग हो चुकी है, दे हैव द ऑडिट, उनके पास पूरा डेटाबेस पे उनके पास होता है, और लेटर ऑन व्हेन दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड तो उनके जो है ना वो पार्टनर्स के वो टेस्टिंग उनकी क्रॉस मैच होती है, ठीक है। इन आवर सेटअप वी आर डेफिनेटली लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। हमारी थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस कम है, लोगों को शायद ये होता है कि नहीं जी ये अल्लाह की मर्जी है और इसमें हम कुछ इंटरवीन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो इन आवर सेटअप वी हैव टू डू इंपॉर्टेंटली जो आप और मैं भी इस वक्त कर रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को बताएं। और डेफिनेटली टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जेनेटिक स्क्रीनिंग है जो कि अब इस्लामाबाद, पिंडी और बाकी भी अस्पताल जो अच्छे अस्पताल हैं वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिक पर्पज इज कि मरीज खुद जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर इन टॉपिक्स पे बात नहीं की जाती है, मिथ समझी जाती हैं और जिसकी वजह से आपकी आने वाली नस्लें, वो बच्चे, वो खमियाजा भुगत रहे होते हैं क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं होती और आप इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन वक्त के ख़त्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।